हेलो एवरीवन, आई एम पूजा रावत। वेलकम टू अड्डा 24/7 स्कूल। सो इस सेशन में हम स्टार्ट कर रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक का हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है, दैट इज द थ्योरी ऑफ फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन। इसकी शुरुआत करने वाले हैं और आज की वीडियो में हम क्या क्या पढ़ेंगे। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं परफेक्ट कंपटीशन के बारे में कि परफेक्ट कंपटीशन क्या है। परफेक्ट कंपटीशन का एक इंट्रोडक्शन लेंगे और ओवरव्यू देखेंगे और उसी के साथ साथ अगले वीडियो में बच्चों ये सारे जो टॉपिक्स हैं हम कवर करने वाले। सो बच्चों, इंट्रोडक्शन में हम क्या क्या कवर करेंगे ये देख लेते हैं। सो बच्चों, परफेक्ट कंपटीशन का जो इंट्रोडक्शन है उसमें हम देखेंगे कि परफेक्ट कंपटीशन किसे कहते हैं या परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है, परफेक्ट कंपटीशन के कौन कौन से फीचर्स हैं। इसी के साथ हम देखेंगे बच्चों कि अगर हम परफेक्ट कंपटीशन को देखते हैं तो परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस का डिटर्मिनेशन कैसे होता है, यानी प्राइस डिसाइड कैसे होती है। उसी के साथ हम बच्चों रेवेन्यू के कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे। सो बच्चों, शुरू करते हैं परफेक्ट कंपटीशन का इंट्रोडक्शन। तो शुरू करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों हम मार्केट के बारे में पढ़ रहे हैं। अब हमारी जो मार्केट वाली जो यूनिट है बच्चों उसके बारे में पढ़ेंगे। सो मार्केट स्टार्ट करने से पहले, परफेक्ट कंपटीशन या इम्परफेक्ट कंपटीशन स्टार्ट करने से पहले हम बच्चों जो इकोनॉमी में मार्केट का जो स्ट्रक्चर होता है उसके बारे में समझते हैं। तो बच्चों, मार्केट स्ट्रक्चर को हमने यहाँ पे 3 पार्ट में डिवाइड किया। अगर हम देखें तो मार्केट स्ट्रक्चर बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड होता है बच्चों। कौन कौन सा? परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली और इनपरफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन हम सिर्फ यहाँ पे बच्चों एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है। परफेक्ट कंपटीशन यानी जहाँ पे परफेक्टली कंपटीशन पाया जाता है, जहाँ पे बहुत सारे सेलर और बहुत सारे बायर हो, वो जो मार्केट होता है बच्चों क्या होता है? परफेक्ट कंपटीशन होता है। उसी के साथ बच्चों मोनोपोली, मोनोपोली का भी ओवरव्यू ले लेते हैं। मोनोपोली क्या होता है? जहाँ पे सिर्फ एक ही सेलर हो, जहां पे कोई कंपटीशन नहीं हो, जहां पे सिर्फ एक ही सेलर हो, तो बच्चों वो क्या हो गया? हमारा मोनोपोली हो गया। इनपरफेक्ट कंपटीशन में 2 और मार्केट आ जाते हैं बच्चों। एक आ जाता है ओलिगोपोली, एक आता है बच्चों मोनोपोलिस्टिक। ओलिगोपोली में क्या होता है? फ्यू सेलर्स होते हैं, पर मोनोपोली से ज्यादा होते हैं। ठीक है, फ्यू सेलर होंगे, वो आपस में मार्केट को बांट लेते हैं एंड देन क्या करते हैं? यहाँ पे क्या करते हैं बच्चों? सेलिंग करते हैं, मार्केट को कैप्चर करके रखते हैं। तो बच्चों ये हो गया हमारा ओलिगोपोली। उसी के साथ बच्चों मोनोपोलिस्टिक की बात करें तो मोनोपोलिस्टिक में क्या होते हैं? थोड़े ज्यादा सेलर होते हैं, मोनोपोली से ज्यादा होंगे। परफेक्ट कंपटीशन से क्या होते हैं? कम होते हैं। और ये जो होते हैं बच्चों क्या होते हैं? डिफरेंट जो प्रोडक्ट हैं उनको सेल आउट करते हैं। सो बच्चों, हमने मार्केट स्ट्रक्चर को देखा। यहाँ पे 3 पार्ट में हमने मार्केट स्ट्रक्चर को डिवाइड किया है। इनपरफेक्ट कंपटीशन के 2 पार्ट हैं, जो है हमारे ओलिगोपोली और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। अब बच्चों सबसे पहले हम चर्चा करते हैं परफेक्ट कंपटीशन के बारे में कि परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है। सो यहाँ पे देखेंगे बच्चों परफेक्ट कंपटीशन यानी कंपटीशन क्या है? परफेक्ट है। तो बच्चों परफेक्ट कंपटीशन कहाँ पाया जाता है? जहां पे लार्ज नंबर ऑफ बायर हो और लार्ज नंबर ऑफ सेलर हो, तो वहां पे जो कंपटीशन पाया जाएगा बच्चों क्या होगा? परफेक्ट कंपटीशन। इसी के साथ जो सेलर होगा ना बच्चों, वो एक ही सिमिलर प्रोडक्ट या फिर हम कहेंगे होमोजीनियस प्रोडक्ट का क्या करता है? सेल करता है। तभी तो क्या होगा? कंपटीशन परफेक्ट होगा। तो हम कहेंगे परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है? अ मार्केट कंडीशन in which there are a large number of buyer and seller of the same kind of goods. There is a lots of competition between them so that there are only one price in a होल मार्केट। यहाँ पे बच्चों डेफिनेशन दी हुई है हमारे परफेक्ट कंपटीशन की। उसी के साथ साथ इसमें फीचर्स भी दे दिए हैं, दे दिए, उसको हम निकालेंगे, आगे देखेंगे। पर अभी हम समझ लेते हैं क्या चीज होनी चाहिए। 3 चीजें होनी चाहिए। अगर हम परफेक्ट कंपटीशन की बात करते हैं सो मैम 3 चीजें होनी चाहिए। कौन कौन सी? यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ बायर, मतलब अनगिनत, जिनको हम गिन नहीं सकते, इतने अनगिनत यहाँ पे क्या होते हैं? सेलर और परचेजर होते हैं। ठीक है मैम। सो यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर। ठीक है मैम, लार्ज नंबर ऑफ बायर और सेलर हो गया। जो सेलर होंगे वो एक
एक ही प्रोडक्ट को क्या करेंगे, बनाएंगे और बेचेंगे। जैसे सपोज दैट एक सेलर है परफेक्ट कंपटीशन में, वो ये पेन बनाता है, तो बाकी जितने भी सेलर है जो कि पेन का प्रोडक्शन करते हैं, सेम ऐसा ही पेन बनाएंगे, सेम ऐसे ही कलर का पेन बनाएंगे, सेम ऐसे ही साइज का पेन बनाएंगे, इवन इसमें जो लिखा हुआ है ना वो भी सेम टू सेम रहेगा। यानी क्या होगा, एक सिमिलर जो प्रोडक्ट है वो बनता है, उसको हम कहते हैं बच्चों होमोजीनियस प्रोडक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों क्या होगा, सिमिलर प्रोडक्ट पाया जाता है। ठीक है बच्चों, और एक और चीज जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है बच्चों, सिमिलर प्रोडक्ट हो गया, और एक और चीज है वो ये है कि जो भी प्रोडक्ट होगा, ठीक है, कंपटीशन पाया जा रहा है, सिमिलर प्रोडक्ट बिक रहा है, होमोजेनियस प्रोडक्ट बिक रहा है, पर उनकी जो प्राइस होगी ना बच्चों वो सेम ही रहेगी। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक सेलर है वो इसको 9 रुपए में बेच रहा है, दूसरा सेलर 10 रुपए में, तीसरा सेलर 12 रुपए में, नहीं, जो प्राइस होगी ना बच्चों वो क्या होगी, सेम होगी। प्राइस क्या होगी बच्चों, सेम होगी। सो हम कहेंगे मैम अगर हमें ये सारी चीजें किसी मार्केट में देखने को मिल जाती है तो कहने का मतलब क्या है, वो परफेक्ट कंपटीशन है। ठीक है बच्चों, सो हम कहेंगे सिंपल सा है, यही हमारे फीचर्स भी हो जाएंगे बच्चों। तो सिंपल सा है, परफेक्ट कंपटीशन आर दोज मार्केट स्ट्रक्चर वेयर देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर, दे सेलिंग सिमिलर प्रोडक्ट एंड दे एक्सेप्ट ऑल दी सेम प्राइस। ठीक है बच्चों, तो क्या होगी, सब के सब क्या करेंगे, सेम प्राइस को एक्सेप्ट करेंगे। सो ये हो गई हमारी परफेक्ट कंपटीशन। आगे देखते हैं बच्चों, द मार्केट इज मेड अप ऑफ बायर एंड सेलर। ठीक है बच्चों, ये जो मार्केट बनता है कैसे बनता है, सिंपल सा है, कोई भी मार्केट बनता है ना बच्चों बायर और सेलर से ही बनता है। ठीक है, बायर और सेलर, यहाँ पे बच्चों सेलर का मतलब फर्म्स है। ठीक है, सो यहाँ पे बच्चों मार्केट बनेगा तो लार्ज नंबर ऑफ बायर, कम नहीं है, लार्ज नंबर ऑफ बायर और सेलर होंगे जो क्या करते हैं, परफेक्ट कंपटीशन को बनाते हैं। ऑल फर्म इन द मार्केट प्रोड्यूस अ स्पेसिफिक होमोजीनियस और डिफरेंशिएटेड कमोडिटी। अब बच्चों परफेक्ट कंपटीशन में भी आपको पता है, परफेक्ट कंपटीशन का एक और टाइप है जो है प्योर परफेक्ट कंपटीशन। अगर हम प्योर परफेक्ट कंपटीशन की बात करें बच्चों, तो प्योर परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है, जो प्रोडक्ट होते हैं, जो सेल होंगे वो क्या होंगे, होमोजीनियस होंगे, पूरे के पूरे क्या होंगे मैम, होमोजीनियस होंगे, पूरे के पूरे प्रोडक्ट क्या होंगे मैम, होमोजीनियस होंगे। वहीं अगर हम परफेक्ट कंपटीशन की बात करें, अगर हम परफेक्ट कंपटीशन की बात करते हैं तो मैम यहाँ पे प्रोडक्ट होमोजीनियस भी हो सकते हैं और थोड़े बहुत डिफरेंशिएटेड भी हो सकते हैं। ठीक है, थोड़े बहुत क्या होंगे, डिफरेंशिएटेड भी होंगे, ऐसा नहीं कि पूरे ही डिफरेंशिएटेड होंगे, थोड़ा बहुत चेंजेस हो गया। जैसे ये देखो, ये पेन है, कोई जो सेलर है वो इस पेन को प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, दूसरा जो सेलर है वो ऐसे ही पेन को प्रोड्यूस करेगा इसी टाइप का, बस कलर चेंज कर देगा, सब कुछ वही रहेगा, सिर्फ कलर चेंज हो गया। यानी प्रोडक्ट तो वही है, बस थोड़ा सा क्या हो रहा है, डिफरेंशिएटेड हो गया, उसमें थोड़ा सा अंतर हो गया, या तो होमोजीनियस करेगा या फिर क्या हो गया, डिफरेंशिएटेड हो गया। और मैम जो प्योर, यहाँ पे प्योर परफेक्ट कंपटीशन होगा ना, उसमें क्या होगा, उसमें जो होगा, जो प्रोडक्ट, अगर एक सेलर ऐसा पेन बना रहा है, दूसरा सेलर भी ऐसा बनाएगा, तीसरा भी सेम ऐसा, इसी कलर का, इसी साइज का, इसी आकार का, सब यही होगा। सो मैम ये क्या हो गई, हमारी परफेक्ट कंपटीशन हो गई, प्योर परफेक्ट कंपटीशन हो गई। ठीक है बच्चों, अगला क्या कह रहा है, एवरी बायर एंड सेलर इन द मार्केट इज अ प्राइस टेकर। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, इसको हम बाद में देखेंगे भी सही कि किस तरह से जो बायर और जो सेलर है, सेलर मतलब जो फर्म्स है, जो फर्म्स है मार्केट में, वो क्या होती है, प्राइस टेकर होती है। कैसे होती है आगे समझेंगे, बस अभी ये जान लेते हैं कि मैम जो सारे ही बायर होते हैं ना, जो खरीदते हैं, और जो सेलर होते हैं वो मार्केट में क्या होंगे, प्राइस टेकर होंगे। कैसे होंगे, क्या होंगे, इसको हम आगे समझेंगे प्राइस डिटर्मिनेशन वाले हमारे टॉपिक में। अब बच्चों इसके कुछ फीचर्स देख लेते हैं परफेक्ट कंपटीशन के, कि परफेक्ट कंपटीशन क्या है। तो हमारी जो डेफिनेशन थी उसी में से हमें 2-3 चीजें उठानी है, बाकी की हम यहाँ पे देख लेंगे। पहला है मैम लार्ज नंबर ऑफ बायर और सेलर। हमने पहली, जो हमारी पहली लाइन है डेफिनेशन की, वो वही है कि भाई मार्केट स्ट्रक्चर, ऐसा मार्केट स्ट्रक्चर जहाँ पे क्या हो, लार्ज नंबर हो, बहुत ज्यादा संख्या में क्या है मैम, बायर है और क्या है, सेलर है। सो मैम हम कहेंगे जहां लार्ज नंबर ऑफ बायर और सेलर है तो वो क्या हो गया हमारे लिए, परफेक्ट कंपटीशन का पहला फीचर हो गया। दूसरा है मैम प्रोड्यूसिंग और सेलिंग सिमिलर प्रोडक्ट या होमोजीनियस प्रोडक्ट। क्या करते हैं, जो सेलर होंगे
ऑब्वियस सी बात है, सेल कौन करेगा, प्रोड्यूस कौन करेगा मैम, फर्म करेगी, ठीक है, प्रोड्यूसर करेगा। सो मैम यहाँ पे फर्म क्या करती है, यहाँ पे प्रोड्यूस करेगी और सेल करेगी क्या, सिमिलर प्रोडक्ट, या फिर हम कहेंगे होमोजीनियस प्रोडक्ट को क्या करेगी, सेल करेगी। तीसरा है मैम फ्री मार्केट एंट्री और एग्जिट ऑफ फर्म। जो फर्म बच्चों, ये जो परफेक्ट कंपटीशन का जो मार्केट होगा, ये जो परफेक्ट कंपटीशन का जो मार्केट होगा बच्चों, इसमें फर्म्स की जो एंट्री है, अब बच्चों ये जो फर्म जो है हमारा परफेक्ट मार्केट है, परफेक्ट कंपटीशन का मार्केट है, इसमें फर्म की जो एंट्री और जो एग्जिट होगी बच्चों वो क्या होगी, फ्री ऑफ कॉस्ट होगी, बिना किसी रुकावट के। कभी भी किसी भी टाइम फर्म आ सकती है मार्केट में, कभी भी किसी भी टाइम फर्म मार्केट से जा सकती है। सो बच्चों कोई भी किसी की भी तरह का कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं पाया जाता है इस मार्केट में। सो मैम हम कहेंगे ये क्या हो गया, हमारा परफेक्ट कंपटीशन हो गया। अब बच्चों आगे देखेंगे एब्सेंस ऑफ, ओके अगला है मैम हमारा एब्सेंस ऑफ आर्टिफिशियल रिस्ट्रिक्शंस। ठीक है बच्चों, कोई भी आर्टिफिशियल रिस्ट्रिक्शंस जो लगते हैं उनकी क्या मिलती है, एब्सेंस होती है। आर्टिफिशियल रिस्ट्रिक्शन यानी कि भाई यहाँ पे एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो गया, या फिर अगर हम बात करें कि मैम प्रोडक्शन बढ़ाना है तो इसमें किसी भी तरह का कोई रिस्ट्रिक्शन है या नहीं है। सो हम कहेंगे अगर प्रोडक्शन बढ़ाना है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है, या किसी भी तरह का जो रिस्ट्रिक्शन है वो कुछ भी नहीं लगता, यानी यहाँ पे एब्सेंस पाया जाता है आर्टिफिशियल रिस्ट्रिक्शंस का। ठीक है बच्चों, अगला है मैम परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ अ गुड्स एंड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। जो बच्चों हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कौन कौन से हैं हमारे, अरे वही जिससे हम क्या करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ओके अगर हम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की बात करते हैं तो मैम 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आते हैं। पहला है लैंड, दूसरा हो गया मैम लेबर, तीसरा हो गया मैम कैपिटल, और चौथा हो गया मैम एंटरप्रेन्योर। चौथा हो गया एंटरप्रेन्योर। सो मैम हमारा जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है और जो गुड्स है मैम वो क्या होंगे, पूरे परफेक्टली मोबिलाइज होंगे, यानी कोई भी कहीं पे भी कैसे भी एक्सचेंज हो सकते हैं, कोई भी कभी भी किसी भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को कैसे भी एक्सचेंज हो सकते हैं। कभी भाई किसी और सेलर के यहाँ काम कर लिया, कभी किसी और सेलर के यहाँ काम कर लिया। ठीक है बच्चों, तो परफेक्टली क्या होंगे, मोबिलाइज होंगे। सो मैम गुड्स और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होंगे, परफेक्टली मोबिलाइज होंगे। अगला है मैम परफेक्ट नॉलेज ऑफ द मार्केट कंडीशन। अब जो बच्चों सेलर और जो बायर है वो क्या होते हैं इस मार्केट में, ये मान के चलते हैं कि इस मार्केट में जो बायर और जो सेलर है जो मार्केट में है उनको क्या है, परफेक्टली नॉलेज है हर चीज की। ठीक है, उनको पता है कि भाई क्या प्राइस चल रही है, कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस हो रही है, कैसे मार्केट बिहेव कर रहा है। सो मैम इनको पूरी मार्केट कंडीशन की क्या होती है, सारी जानकारी होती है, सारी इंफॉर्मेशन होती है। तो हम कहेंगे परफेक्ट नॉलेज होती है मार्केट की फॉर किसको, यहाँ पे बायर को और सेलर को, दोनों को ही। ठीक है, अगला है मैम यूनिफॉर्म प्राइस कि इसमें इस मार्केट में बच्चों एक बार जो प्राइस डिसाइड हो गई किसी भी प्रोडक्ट की एक बार जो प्राइस डिसाइड हो गई मैम उसको क्या करेंगे, उसी को सब फॉलो करते हैं। ऐसा नहीं कि एक सेलर है वो प्राइस नहीं मान रहा है, दूसरा सेलर प्राइस कोई और डिसाइड कर रहा है, नहीं। एक बार मान के चलो कि एक बार इस पेन का परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस डिसाइड हो गया, प्राइस डिसाइड हो गई, कितनी हुई, मान लो कि 10 रुपीज, 10 रुपीज एक बार इसकी प्राइस डिसाइड हो गई तो कोई भी सेलर यहाँ पे परफेक्ट कंपटीशन में कोई भी सेलर इसको 10 रुपए में ही बेचेगा, ना तो 10 रुपए से कम में बेचेगा, ना ही 10 रुपए से ज्यादा में beचेगा। तो हम कहेंगे मैम कोई भी प्रोडक्ट हो अगर परफेक्ट कंपटीशन में है सो मैम वहां क्या पाई जाती, उस प्रोडक्ट की यूनिफॉर्म प्राइस पाई जाती है, प्राइस में कोई चेंजेस नहीं होता है, एक प्राइस जो डिसाइड हो गई सभी उसको क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। अगला है मैम नॉर्मल प्रॉफिट इन अ लॉन्ग रन। लॉन्ग रन में बच्चों
यहाँ पे क्या होता है, परफेक्ट कंपटीशन में जो फर्म क्या करती है, काम करती है, प्रोडक्शन करती है, उनको लॉन्ग रन में क्या मिलता है, यहाँ पे नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करती है। ठीक है बच्चों, अगला है एब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। और बच्चों इस कंपटीशन में क्या होता है, इस मार्केट में क्या होता है, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट जो होती है बच्चों उसकी एब्सेंस पाई जाती है। सो बच्चों यहाँ पे हमने 9 फीचर्स देखे हैं। पहला फीचर है लार्ज नंबर ऑफ बायर और सेलर। दूसरा है बच्चों प्रोड्यूसिंग करती है, फर्म जो है वो प्रोड्यूस करती है सिमिलर या फिर होमोजीनियस प्रोडक्ट। तीसरा है बच्चों जो फर्म्स मार्केट में कैसे आ सकती है, फ्रीली मार्केट में एंटर भी कर सकती है और एग्जिट भी कर सकती है। फोर्थ है बच्चों आर्टिफिशियल जो रिस्ट्रिक्शन है उनका एब्सेंस होता है। आगे देखेंगे बच्चों जो गुड्स और जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं वो क्या होते हैं, मोबिलाइज होते हैं अपने आप में, और जो बायर और जो सेलर हैं उनको मार्केट कंडीशन की पूरी क्या होती है, परफेक्ट नॉलेज होती है। अगला है मैम यूनिफॉर्म प्राइस पाई जाती है, जो लॉन्ग रन में फर्म क्या करती है, यहाँ पे जो परफेक्ट कंपटीशन में वो नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करती है। और अगला है मैम जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है उसका एब्सेंस पाया जाता है परफेक्ट कंपटीशन में। सो बच्चों हमने क्या देख लिया, हमने देख लिया मैम परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है, और मैम हमने जान लिया कि परफेक्ट कंपटीशन के कौन कौन से फीचर्स हैं। अगर हम परफेक्ट कंपटीशन की बात करते हैं तो ये सारे फीचर्स हमें देखने को मिलते हैं। पर एक और चीज ध्यान रखना, अगर हम हमारे जो नेचुरल वर्ल्ड है या इकोनॉमी है या हमारे जो वास्तविक संसार में परफेक्ट कंपटीशन जैसा मार्केट नहीं पाया जाता, अगर आप मान के चले, अगर हम देखें तो मैम जो है परफेक्ट कंपटीशन सिर्फ एक मिथ है, यानी कि सिर्फ हम इमेजिनरी, हम इसको एज अ अजम्पशन लेके चलते हैं कि ऐसा होता तो कुछ इस तरह से होता, पर रियल वर्ल्ड में ये नहीं पाया जाता है। परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली दोनों ही नहीं पाए जाते हैं। पर हमने क्या करा है, हमने एज अ हमारे जो इकोनॉमिस्ट थे पहले, उन्होंने पहले से ये कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, उन्होंने भी इमेज करके दिया हुआ है। सो मैम इसको इसीलिए पढ़ते हैं, ठीक है, रियल वर्ल्ड में ये नहीं पाया जाता है। आगे हम देखेंगे मैम, अब बच्चों प्राइस का डिटर्मिनेशन कैसे होगा परफेक्ट कंपटीशन में, इसको जानते हैं। सो बच्चा पार्टी, अगर हम प्राइस डिटर्मिनेशन की बात करें, अब परफेक्ट कंपटीशन है तो भाई प्रोडक्शन होगा, अब प्रोडक्शन होगा सो सेल भी होगी, सिंपल सा है। अब अगर परफेक्ट कंपटीशन में मैं एक सेलर हूँ, सो मैं कोई भी प्रोडक्ट को बनाती हूँ तो मैं अपने पास रखने के लिए तो नहीं बनाऊंगी, मैं उसको बेचूंगी। अब मैं बेचूंगी तो किस रेट पे बेचूंगी, प्राइस क्या होगी। सो बच्चों यहाँ पे प्राइस का डिसीजन कैसे होता है, दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों यहाँ पे समझने के लिए। पहली है इंडस्ट्री, दूसरी है बच्चों फर्म। ओके पहला है हमारा इंडस्ट्री, दूसरा है बच्चों फर्म। फर्म कौन होती है, फर्म होती है मैम जो कोई भी प्रोडक्ट है उसका प्रोडक्शन करेगी, ठीक है। फर्म क्या होगी, कोई भी प्रोडक्ट है उसका प्रोडक्शन करने का काम कौन करती है, फर्म करती है, उसको सेल भी कौन करती है, फर्म करती है। जैसे मान लो भाई कोई भी कार की कंपनी है, भाई मान लो कोई भी कार की फर्म है, कार की कंपनी है जो क्या कर रही है बच्चों, कार बना रही है, ठीक है। अब कोई भी कार की कंपनी है वो तो अपनी कंपनी के नाम से कार बनाती है, जैसे कि अगर हम बात करें होंडा हो गई, ठीक है, मारुति हो गई, ये सब क्या करती है, कार ही बना रही है। होंडा भी कार बनाती है, मारुति भी कार बनाती है, सभी कंपनियां क्या है, कार बनाती है, पर इनकी जो फर्म है मैम अलग अलग है। हाँ मैम, सब क्या करती है, अपनी अपनी कंपनी में क्या करती है, कार बनाती तो एक ही है, कार ही है, ठीक है मैम। सो ये क्या हो गई मैम, हमारी फर्म हो गई जो क्या करती है, जो प्रोडक्ट्स का या गुड्स का क्या करती है, या सर्विसेज का प्रोडक्शन करती है और उनको सेल करती है, ठीक है मैम, हमने फर्म को समझ लिया। अब हम जानते हैं इंडस्ट्री के बारे में। तो इंडस्ट्री क्या है, अगर बच्चों जो भी फर्म क्या कर रही है, सिमिलर प्रोडक्ट्स बना रही है, ठीक है, जो भी फर्म सिमिलर प्रोडक्ट्स बना रही है वो सब किस में आती है मैम, इंडस्ट्री में आती है। जैसे मान लो हमने यहाँ क्या देखा कि भाई जो फर्म है वो कार का मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, ठीक है, हमने एक फर्म के बारे में यहाँ जाना कि भाई हमने होंडा का एग्जांपल ले लिया कि होंडा क्या करती है, कार बनाती है, ठीक है, मारुति भी कार बनाती है, ठीक है, और टाटा भी कार बनाती है। सो बच्चों प्रोडक्ट क्या है, कार। अब सेम प्रोडक्ट यानी एक ही प्रोडक्ट की कितनी फर्म है मार्केट में, ये किसके अंडर में आएगा मैम, इंडस्ट्री के अंडर में आएगा। तो हम कहेंगे इंडस्ट्री उस सिमिलर प्रोडक्ट की कितनी फर्मों को अपने अंडर रखती है, वो क्या हो गई मैम, इंडस्ट्री हो गई, ठीक है। यानी कि अगर हमें किसी भी सेक्टर को देखना, जैसे हम फार्मास्यूटिकल सेक्टर को देखते हैं, फार्मास्यूटिकल सेक्टर का मतलब क्या है कि भाई
जो दवाइयां बनाती है। अब फार्मास्यूटिकल क्या हो गया हमारे लिए, एक प्रोडक्ट हो गया, ठीक है मैम, ड्रग्स हो गया, प्रोडक्ट हो गया। अब मैम उस ड्रग्स की जो कंपनीज है या जो फर्म्स हैं वो सारी क्या हो गई, इंडिविजुअल फर्म हो गए, और प्रोडक्ट क्या हो गया हमारा यहाँ पे फार्मास्यूटिकल या फिर क्या हो गया, कार हो गया। सो बच्चों अगर इन सारी फर्मों को, जितनी भी कार की जो फर्म्स है उन सबको मिला लें तो वो क्या बन जाती है मैम, इंडस्ट्री बन जाती है। सो बच्चों यहाँ पे हमने इंडस्ट्री और फर्म के कॉन्सेप्ट को समझा। पता चल गया ना कि भाई जितने भी इंडिया में या इंडिया के बाहर जितनी भी फर्म्स क्या कर रही है, कार बना रही है, उन सबको जोड़ लो, उन सबको सिमिलर कर लो तो वो क्या हो गई हमारे लिए, इंडस्ट्री हो गई। अब बच्चों यहाँ पे समझते हैं कि अगर परफेक्ट कंपटीशन की बात करें सो मैम प्राइस का डिटर्मिनेशन कैसे होगा। In the state of perfect competition, the price of the commodity is determined by the industry. ठीक है, अब बच्चों अगर हम परफेक्ट कंपटीशन की बात करते हैं तो परफेक्ट कंपटीशन में जो प्राइस का डिटर्मिनेशन होता है, यानी जो प्राइस है कोई भी प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो कैसे डिटरमाइंड होती है, तो वो डिटरमाइंड करती है बच्चों कौन, इंडस्ट्री डिटरमाइंड करती है। अब इंडस्ट्री डिटरमाइंड कैसे करेंगे, इंडस्ट्री डिटरमाइंड करेगी बच्चों वो जो प्रोडक्ट है उसकी डिमांड कितनी है और बच्चों उस प्रोडक्ट की सप्लाई कितनी है, और इस बेसिस पे क्या होती है मैम, प्राइस डिसाइड होती है। कैसे होगा वो भी हम समझेंगे। अभी हमें ये जानना है मोटा मोटा कि भाई प्राइस का डिसीजन कौन करता है या प्राइस डिसाइड कौन करती है, प्राइस का डिटर्मिनेशन कौन करता है, डिटरमाइंड कौन करता है, ये करती है मैम इंडस्ट्री। जैसे कार इंडस्ट्री है सो मैम वो प्राइस को डिसाइड करेगी, जैसे पेन इंडस्ट्री है तो वो क्या करेगी, यहाँ पे प्राइस डिसाइड करेगी, जैसे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है वो क्या करेगी, यहाँ पे प्राइस डिसाइड करेगी। ठीक है, किस बेसिस पे करती है भाई, प्राइस तो डिसाइड करती है, किस बेसिस पे, सो हम कहेंगे मैम जो रिलेटिव डिमांड है, उस प्रोडक्ट की जो रिलेटिव डिमांड है और उसी प्रोडक्ट की जो रिलेटिव सप्लाई है, इसके फोर्स के बेसिस पे क्या होता है मैम, यहाँ पे प्राइस डिसाइड होती है। The individual firm has no role in a pricing because its share in the output is very small. अब बच्चों अब हम कहेंगे कि मैम हाँ ठीक है इंडस्ट्री डिसाइड कर रही है, पर जो फर्म होती है, ठीक है एक फर्म है, अब परफेक्ट कंपटीशन में एक फर्म प्राइस को यहाँ पे कोई किसी भी तरह से इफेक्ट नहीं कर सकती। सो मैम अगर हम कहें कि यहाँ पे जो इंडस्ट्री है वो क्या है, प्राइस मेकर है, और जो भी सारी फर्म है मैम वो क्या है, यहाँ पे प्राइस टेकर है। ये ध्यान रखना बच्चों, इंडस्ट्री क्या होती है, अगर हम परफेक्ट कंपटीशन की बात करें तो इंडस्ट्री क्या होगी, यहाँ पे प्राइस मेकर होगी, यानी प्राइस को बनाती है। ठीक है मैम, वही मैम अगर हम बात करते हैं किसकी, फर्म के बारे में, जो कि प्रोडक्ट को क्या कर रही है, मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, वो क्या करती है, यहाँ पे प्राइस टेकर होती है। ठीक है मैम, अब मैम देखेंगे इंडिविजुअल फर्म है बच्चों, उसका कोई रोल नहीं होता है किसमें, प्राइस मेकिंग में, बिकॉज इट इज द शेयर इन द आउटपुट इज वेरी स्मॉल। अब इसको क्यों भाई, क्यों एक छोटी सी फर्म को या फिर बड़ी सी भी फर्म हो, अगर परफेक्ट कंपटीशन है उसमें क्यों नहीं रोल होता है किसी भी फर्म का, क्योंकि बच्चों अगर परफेक्ट कंपटीशन के नजरिए से देखें हम, सो मैम वो जो एक फर्म है ना वो बहुत छोटी है हमारे पूरे मार्केट में, और अगर उसमें कोई चेंज होता है, अगर वो फर्म कोई भी प्राइस चेंज करती है तो यहाँ पे हमारे मार्केट पे कोई असर नहीं होगा। तो इसीलिए बच्चों फर्म का कोई रोल नहीं होता है मार्केट में प्राइस डिसाइड करने का, ये डिसीजन कौन लेता है, इंडस्ट्री ही लेती है। ठीक है बच्चों, अब हम देखेंगे, ये चीज ध्यान रख लेना बच्चों कि भाई इंडस्ट्री क्या होती है, प्राइस मेकर होती है, और जो हमारी फर्म होती है वो क्या होती है, प्राइस टेकर होती है। ठीक है, यानी जो एक बार प्राइस डिसाइड हो गया उसको मानेगा कौन, उसको फर्म मानेगी। अब बच्चों कैसे होते हैं इसको हम समझते हैं यहाँ डायग्राम से। सो डिमांड और सप्लाई कर्व को यहाँ पे बनाएंगे हम बच्चों। जीरो एक्स अक्स और हमारा वाई अक्स, यहाँ क्या आ गया, क्वांटिटी आ गई, यहाँ क्या आ गया, प्राइस आ गई। ठीक है मैम, हमारा सप्लाई कर्व बना लेते हैं हम, ये हमारा हो गया मैम सप्लाई कर्व। ठीक है, डिमांड कर्व बना लेते हैं, ये हो गई हमारी डिमांड कर्व। ठीक है मैम, अब बच्चों हमारा क्या हो रहा है, ये सप्लाई कर्व बन रहा है
और ये क्या हो गया, डिमांड करो। ऐसे बनता है, सप्लाई करो नीचे से ऊपर चला हुआ होता है, जाता हुआ होता है, और डिमांड करो ऊपर से नीचे गिरता हुआ होता है। नॉर्मल इकोनॉमी में तो हमने यही पढ़ा है। ठीक है बच्चों, अब बच्चों जहां पे सप्लाई और डिमांड इक्वल है वहां क्या हो जाएगा, हमारा इक्विलिब्रियम बन जाएगा। कहां पे, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है मैम, डिमांड और सप्लाई क्या होगी, दोनों इक्वल हो गए, दोनों क्या हो गई, सिमिलर हो गई। क्या हो गया, डिमांड इक्वल हो गई किसके, सप्लाई के। सो यहाँ पे क्या हो गया मैम, यहाँ पे बन गया इक्विलिब्रियम। क्या बन गया, इक्विलिब्रियम। अब बच्चों जहां पे इक्विलिब्रियम बना है वहीं पे क्या होता है बच्चों, प्राइस का डिसाइड होता है। वहीं पे क्या होगा, प्राइस का डिसीजन होगा। ये देखो, जहां पे इक्विलिब्रियम बना है वहीं पे उसी का क्या होगा, उसी की जो प्राइस एक बार डिसाइड हो गई वो क्या हो गई हमारी, यहाँ पे प्राइस का डिसीजन। जहां पे देखो, जहां पे डिमांड और सप्लाई इक्वल है और वहां पे जो प्राइस एक बार डिसाइड हो गई वो क्या हो गई बच्चों, यहाँ पे प्राइस का डिसीजन हो गया। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे प्राइस का डिसीजन हो गया, ये P बराबर क्या हो गया हमारा, इक्विलिब्रियम प्राइस हो गई। ठीक है, हमारी संतुलित कीमत हो गई है, इक्विलिब्रियम प्राइस हो गई। अब इसी इक्विलिब्रियम पे बच्चों क्वांटिटी भी होती है। देखो इसी इक्विलिब्रियम में यहाँ क्वांटिटी यानी मात्रा का भी डिसीजन होगा। सो बच्चों ये जो क्वांटिटी डिसाइड होगी ये क्या होगी, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी होगी। अब बच्चों हमने देखा कि भाई प्राइस डिटर्मिनेशन हो रहा है, ये इंडस्ट्री है, ध्यान रखना ये इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री कर रही है ये प्राइस को डिसाइड। कैसे कर रही है, यहाँ पे डिमांड और सप्लाई, भाई डिमांड कितनी है, सप्लाई क्या है। अब जहाँ डिमांड बराबर सप्लाई हो गई वहीं पे क्या हो गई, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट बन गया, और जहां पे इक्विलिब्रियम पॉइंट बन गया वहीं क्या हो गई, प्राइस डिसाइड हो गई। ठीक है मैम, प्राइस का डिसीजन हो गया। अब बच्चों क्या बनाना है, अब बनाना है फर्म का। ठीक है मैम, हम बना लेते हैं फर्म का, लो बना लेते हैं हमारा डायग्राम 0 x और y एक्स। ठीक है मैम, अब मैम यहाँ पे प्राइस डिटर्मिनेशन में फर्म का कोई भी हाथ नहीं होता है, जो एक बार इंडस्ट्री ने डिसाइड कर ली वही क्या करेगा, फर्म मानेगा। ठीक है, ये हमारी हो गई क्वांटिटी, ये हमारी हो गई क्या, प्राइस। ठीक है, अब बच्चों ये जो प्राइस डिसाइड हुई है इसी को कौन फॉलो करेगा, यहाँ पे इंडस्ट्री फॉलो करेगी। ये सीधी होगी लाइन। ठीक है बच्चों, ये सीधी होगी, ध्यान रखना मेरे से थोड़ा बहुत टेढ़ा हो गया होगा क्योंकि ये स्केल नहीं है, पर ये सीधी होगी। ठीक है, यानी ये देखो यहाँ से जो आ रही है ये क्या हो गई, हमारी प्राइस है, ये क्या है, हमारी प्राइस है। ठीक है, अब इस प्राइस पे फर्म कितना ही प्रोडक्शन करे, ये देखो ये हो गई हमारी फर्म। अब ये जो प्राइस है, अब इस प्राइस पे चाहे Q1 पे प्रोडक्शन करे, Q4 पे प्रोडक्शन करे, Q3 पर प्रोडक्शन करे, ये फर्म के ऊपर है। यानी एक बार जो प्राइस डिसाइड हो गई यहाँ पे वही कौन मानता है, फर्म की वही प्राइस हो गई। यानी एक बार मान लो कि भाई 10 रुपए डिसाइड हो गए इस पेन के, तो भाई सारी फर्म 10 रुपए से ही क्या करेगी, इसको एक्सेप्ट करेगी, उसको सेल करेगी। अब भाई क्वांटिटी आपके ऊपर डिपेंड है। अगर आपको प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है या प्रॉफिट अर्न करना है तो आप क्वांटिटी बढ़ा सकते हो, प्राइस को नहीं बढ़ा सकते। तो बच्चों फर्म क्या करती है, अगर हम परफेक्ट कंपटीशन की बात करें तो फर्म क्या करती है, प्राइस टेकर होती है। अगर उसको प्रॉफिट बढ़ाना है तो वो क्या करेगी, क्वांटिटी में इंक्रीज करेगी, प्राइस में कोई मॉडिफिकेशन नहीं होगा, क्योंकि एक फर्म अगर प्राइस में मॉडिफिकेशन भी करेगी तो उससे वही परफेक्ट कंपटीशन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे ये क्या हो गई हमारी, हमने देख लिया कि प्राइस डिटर्मिनेशन कैसे होता है परफेक्ट कंपटीशन में, और हमने देख लिया कहाँ होता है, जहाँ डिमांड इक्वल हो गई किसके, सप्लाई के, तो वहाँ क्या हो गया, हमारा परफेक्ट कंपटीशन बन गया। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। अब बच्चों हमने थोड़ा रफली ड्रॉ किया था, अगर सही तरीके से देखें तो हमारा डायग्राम कुछ इस तरह से बनता है। ये हमारी मार्केट डिमांड हो गई, ये हमारी मार्केट सप्लाई हो गई, दोनों जहां इक्वल हो रहा है ये इक्विलिब्रियम, और इसी इक्विलिब्रियम पे जो प्राइस डिसाइड होगी, ठीक है, ये हमारी प्राइस डिसाइड होगी, और इसी प्राइस, ये इंडस्ट्री है बच्चों, क्या है ये इंडस्ट्री, ये हमारी बच्चों हो गई इंडस्ट्री। अब इसी जो इंडस्ट्री ने जो प्राइस डिसाइड की है उसको यहाँ पे एक्सेप्ट कौन करेगा, उसको एक्सेप्ट करेगा यहाँ पे मैम फर्म। उसको एक्सेप्ट कौन कर रहा है बच्चों, उसको एक्सेप्ट कर रहा है मैम फर्म, और यही क्या लेके चलता है, यही होगा हमारा एआर। एआर के कॉन्सेप्ट को और प्राइस के कॉन्सेप्ट को आगे समझेंगे बच्चों अच्छे से। अभी समझ लेते हैं कि भाई प्राइस डिटर्मिनेशन हो गया है, यहाँ पे हमने डायग्राम के फॉर्म में देख लिया। अब कैसे होता है इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे इक्विलिब्रियम, प्राइस और क्वांटिटी देख लेते हैं, और इसको टेबल से ही समझेंगे। इन द केस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन द प्राइस ऑफ कमोडिटी इज डिटरमाइंड एट दैट पॉइंट by the relative force of demand and supply between its marginal
सेटिस्फेक्शन और मार्जिनल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है बच्चों, यहाँ पे बच्चों इक्विलिब्रियम कहाँ होगा, जहाँ पे क्या होगी, डिमांड इक्वल होगी, कहाँ पे, सप्लाई के, तो वहाँ क्या होगी हमारी, हमारे प्राइस का इक्विलिब्रियम हो गया, क्वांटिटी भी वही इक्विलिब्रियम होगी। वेयर डिमांड एंड सप्लाई अ कमोडिटी आर इक्वल। ठीक है बच्चों, जहाँ पे कमोडिटी की सप्लाई और डिमांड इक्वल हो गई, वो क्या हो गई हमारी, इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी आ जाएगी। अब बच्चों समझते हैं, यहाँ पे हमारे पास एक क्या है, टेबल आ गई है, जिससे हम समझेंगे। सबसे पहले क्या दिया हुआ है, टोटल सप्लाई ऑफ राइस दिया हुआ है कि राइस की सप्लाई कितनी है, राइस की प्राइस दी हुई है। ठीक है मैम, और मैम राइस की डिमांड दी हुई है। ठीक है, अभी डिमांड, सप्लाई और प्राइस दी हुई है, तो देख लेते हैं मैम, सप्लाई कितनी है, 1000 है, प्राइस कितनी है, 100 है, और राइस कितने हैं मैम, 200। अब सप्लाई है 800, 500, 400, 200। ठीक है, प्राइस है 100, 80, 50, 30, 20। ठीक है, जैसे जैसे क्या होती है, प्राइस कम होती है, सप्लाई क्या होती है मैम, कम होती जाती है, ये हमने पता है, हमें पता है। अब जैसे जैसे डिमांड क्या होगी मैम, जैसे जैसे डिमांड क्या, जैसे जैसे प्राइस कम होगी वैसे वैसे डिमांड क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो यहाँ पे भी क्या हो रही है बच्चों, जैसे प्राइस कम हो रही है, डिमांड इंक्रीज हो रही है। अब बच्चों इसका बनाते हैं क्या, एक डायग्राम। ठीक है, यहाँ पे बनाते हैं बच्चों एक डायग्राम, 0 एक्स अक्ष, और ये हो गया हमारा बच्चों क्या, वाई अक्ष। ठीक है मैम, अब देखते हैं यहाँ पे हमारा हो गया, प्राइस दी हुई है 20, 40, 60, 80 और 100। ठीक है, थोड़ा सा इसको ऊपर ले लेते हैं, थोड़ा सा हमारा ये 100। ठीक है बच्चों, नीचे कर लेते हैं, नीचे क्या क्या है हमारा। ठीक है मैम, यहाँ पे 200, ये हमारा 400, ये हमारा 600, देन 800 एंड देन हमारा 1000। ये क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी है और ये प्राइस है। ठीक है बच्चों, ये क्वांटिटी है और ये प्राइस है। सबसे पहले क्या बना लेते हैं, सप्लाई कर्व बना लेते हैं। ठीक है मैम, पहला सप्लाई कर्व क्या बता रहा है, यहाँ पे 100 है। ठीक है मैम, यहाँ पे कुछ इस तरह से हमारा सप्लाई कर्व बनेगा, ये हमारा सप्लाई कर्व है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सप्लाई कर्व, एक मिनट, इसको थोड़ा सा बाद में बनाते हैं। हंड्रेड प्राइस पे हमारा सप्लाई कर्व कहाँ बन रहा है, यहाँ बन रहा है मैम। ठीक है, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया ना, एक सेकेंड, इसको यहाँ पे पॉइंट वाइज समझा लें क्या, दोनों जहाँ इक्वल हो रहे हैं वहां पे पॉइंट लगा लेते हैं। ठीक है मैम, सो यहाँ पे क्या हो रहा है, 1000 पे 1000 सप्लाई है, तो प्राइस कितनी है मैम, 100 है, तो यहाँ पे 100 और यहाँ पे 1000, तो हम यहाँ पे पॉइंट आउट कर देते हैं। ठीक है मैम, यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, पॉइंट लगा दिया। अब मैम सप्लाई कितनी है, 800 है, प्राइस कितनी है, 80 है, तो यहाँ पे यहाँ आ जाएगा। ठीक है मैम, अगला है 500, हमारी सप्लाई है और प्राइस कितनी है मैम, 50 है। 500 सप्लाई है और प्राइस कितनी है, यहाँ पे 50 है, तो यहाँ आ जाएगा। ठीक है मैम, अगला है मैम 400 प्राइस है और 30 यहाँ पे क्या है, हमारी सप्लाई है, सो यहाँ पे आ गया। ठीक है, अगला है 200 प्राइस पे, सॉरी 20 प्राइस पे हमारा 200 सप्लाई है। ठीक है, यहाँ आ जाएगा। अब मैम इन सबको हम क्या करते हैं, मिला लेते हैं। सो जैसे ही हम मिलाएंगे तो हमारा ये बन गया सप्लाई कर्व। ठीक है बच्चों, ये हो गया हमारा क्या, सप्लाई कर्व। ऐसे ही हम डिमांड कर्व को भी बना लेते हैं मैम, चलो डिमांड कर्व भी बना लेते हैं। सो डिमांड कर्व क्या रहता है, प्राइस 100 है और प्राइस यहाँ पे डिमांड कितनी है, 200। ठीक है, सो यहाँ पे बन जाएगा, पहला यहाँ पे आ जाएगा। दूसरा है 4 और 80। ठीक है, 80 और 400, तो यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है मैम, थर्ड है प्राइस कितनी है, 50 है और राइस कितने हैं हमारे, 500 की डिमांड है। ठीक है, यहाँ पे 50 और 500, 50 और 500 यहाँ पे ही आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अगला है कि भाई यहाँ पे कितना है, 30 और 80, तो यहाँ पे 30 और 80 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है मैम, अगला है क्या कह रहा है, 20 और 1000, तो यहाँ पे 20 और ये आ गया 1000। अब बच्चों इनको भी मिला लो, इसको भी क्या करो, मिला लो आपस में। तो जैसे ही हम इसको मिलाएंगे सो हमारा ये क्या हो गया, डिमांड करो, इसको यहाँ कर देते हैं, ये हमारा हो गया डिमांड। अब बच्चों देखो
कहाँ पे डिमांड और सप्लाई इक्वल हो रहे हैं। कहाँ पे डिमांड और सप्लाई इक्वल होता है, हम कह रहे हैं मैम यहाँ पे। अब बच्चों यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारा होगा, क्या होगा, यहाँ पे 500 होगा, ठीक है, ये 500, यहाँ पे 50 और 60 में नहीं होगा, यहाँ पे एक सेकेंड, यहाँ पे 50 होगा। ठीक है बच्चों, तो हम कहेंगे मैम जहाँ पे डिमांड और सप्लाई इक्वल हो रहे हैं वहाँ क्या हो रहा है, प्राइस का डिसीजन हो रहा है। ठीक है, प्राइस कहाँ डिसाइड हो रही है, यहाँ डिमांड और सप्लाई इक्वल हो रही है। अब देखो ये वाला जो पॉइंट है बच्चों, ये वाला जो पॉइंट है, यहाँ पे क्या हो रहा है, डिमांड और सप्लाई इक्वल हो रही है। देखो डिमांड कितनी है 500 की और सप्लाई भी कितनी है मैम 500 की है। सो बच्चों जहाँ पे डिमांड और सप्लाई इक्वल हो गई वहाँ पे क्या डिसाइड हो गई, हमारी प्राइस। भाई जितनी डिमांड है, इस पेन की 100 यूनिट्स की डिमांड है और 100 यूनिट्स की ही क्या हो जाती है, सप्लाई हो जाती है। सो जिस रेट पे ये दोनों इक्वल हो गए वो डिसाइड हो गई हमारी क्या, प्राइस। सो बच्चों यहाँ पे देख लिया कि यहाँ पे डिमांड और सप्लाई क्या होती है। इसी के साथ बच्चों यहाँ पे हम अगर आप चाहो तो एक्सेस डिमांड और एक्सेस जो है सप्लाई का कॉन्सेप्ट भी समझ सकते हैं। अगर बच्चों क्या हो रही है, सप्लाई ज्यादा है डिमांड से, तो क्या हो जाएगा, हमारा एक्सेस सप्लाई हो जाएगी। अगर बच्चों डिमांड ज्यादा है सप्लाई से, तो क्या हो जाएगी, एक्सेस डिमांड हो जाएगी। और यहाँ दोनों का क्या हो गया, जहां दोनों बराबर हो गए वो क्या हो गया, हमारा इक्विलिब्रियम हो गया। सो बच्चों यहाँ पे हमने समझा कि इक्विलिब्रियम प्राइस, और यहाँ पे जो क्वांटिटी डिसाइड हुई है 500, ये जो 500 डिसाइड हुआ है क्या हो गया, हमारा इक्विलिब्रियम क्वांटिटी हो गया, जो हमने देख लिया। आगे हम देखेंगे बच्चों, हमने पढ़ लिया, क्या पढ़ लिया हमने, परफेक्ट कंपटीशन क्या क्या फीचर हैं, और बच्चों प्राइस का डिसीजन कैसे होता है हमारे परफेक्ट कंपटीशन में, ये हमने समझा। अब बच्चों जो रेवेन्यू का कॉन्सेप्ट है वो देख लेते हैं। सो रेवेन्यू का कॉन्सेप्ट में क्या है, पहले अगर हम बात करें रेवेन्यू क्या होगा, जब भी कोई भी प्रोड्यूसर या फर्म क्या बनाती है, कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस बनाती है और जब वो उसको सेल करती है, तो बच्चों जो भी इनकम आएगी उसको हम क्या कहेंगे, रेवेन्यू कहेंगे। जैसे सपोज दैट कोई भी, जैसे मैं हूँ मार्केट में, मैंने ये पेन का मैन्युफैक्चरिंग किया, मैंने ये पेन बनाया, अब बच्चों मैं ये पेन सेल करूंगी, सो मुझे कुछ ना कुछ रिसीव होगा, मुझे पैसे आएंगे। सो बच्चों वो मेरे लिए क्या हो गया, रेवेन्यू हो गया। अब बच्चों रेवेन्यू 3 टाइप के होंगे, कौन कौन से, टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे बच्चों टोटल रेवेन्यू के बारे में। टोटल रेवेन्यू क्या है, जितना प्रोडक्ट मैंने बनाया है उस सारे प्रोडक्ट को अगर मैं सेल कर दूंगी, सो जितनी मनी मुझे रिसीव हुई है वो क्या हो गया मैम, यहाँ पे टोटल रेवेन्यू। सपोज दैट मान लेते हैं भाई मैंने पेन ही बनाया है, मैंने क्या करा, पेन का मैन्युफैक्चरिंग किया, पेन बनाया मैंने 100, आउटपुट मेरा कितना हुआ, 100 हुआ। अब इस सारे आउटपुट को, इस सारे पेन को मैंने क्या करा, सेल कर दिया। मैंने क्या करा, सेल कर दिया, कितने में, 10 रुपीज में। 10 रुपीज पर पेन की प्राइस है, और मैंने पर 10 की प्राइस से मैंने कितने सेल कर दिए, मैंने टोटल 100 सेल कर दिए। तो बच्चों यहाँ पे मेरा रेवेन्यू कितना आ गया, मुझे कितने पैसे मिले। सो मैम 10 रुपए तो मुझे एक पेन को सेल करने से मिले, और यहाँ पे 100 अगर पेन को सेल करूंगा तो मुझे कितने पैसे मिलेंगे। सो मैम यहाँ पे मुझे मिलेंगे 1000 रुपीज, और ये 1000 रुपीज ही क्या है मैम, टोटल रेवेन्यू है। क्या है, टोटल रेवेन्यू। अब बच्चों समझते हैं, टोटल रेवेन्यू इज द रेवेन्यू रिसीव्ड बाय अ फर्म फ्रॉम द सेल्स ऑफ गुड्स। जो भी, अरे भाई सेल, गुड्स को सेल करने से जो भी रेवेन्यू आ गया वो क्या हो गया, हमारा टोटल रेवेन्यू हो गया। इफ द प्राइस पर यूनिट ऑफ द गुड्स इज मल्टीप्लाइड बाय द टोटल यूनिट सोल्ड, देन द अमाउंट ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड रेवेन्यू। ठीक है बच्चों, अब कैसे निकालते हैं इसको, निकालने का बहुत ईजी फॉर्मूला है। जो प्राइस है भाई, जो प्राइस है उस प्रोडक्ट की, उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे जितनी यूनिट हमने बेची है उससे, तो हमारा क्या हो गया, टोटल रेवेन्यू इक्वल होता है किससे, P इंटू क्यू। P क्या हो गया, प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, और Q क्या हो गया, क्वांटिटी ऑफ द आइटम। ठीक है, यानी अगर मैं 100 पेन कहती हूँ, 100 पेन मैंने सेल किए तो यूनिट कितनी हो गई, 100 हो गई। अगर मैं 1000 पेन कहती तो क्वांटिटी कितनी हो जाती बच्चों, 1000, और उसको 10 से मल्टीप्लाई कर देते। सो बच्चों यहाँ पे हमने देखा है कि किस तरह से टोटल रेवेन्यू को निकालते हैं, और यहाँ पे देखते हैं। अब बच्चों इससे जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन कर लेते हैं। सो मैम यहाँ पे क्या दिया हुआ है, आउटपुट दिया हुआ है, ठीक है, यानी कितनी सेल हुई है, और मैम यहाँ पे टोटल रेवेन्यू एक्चुअली दे रखा है। सो हम अगर परफेक्ट कंपटीशन की बात कर रहे हैं बच्चों, हम यहाँ पे और किसी की बात नहीं कर रहे, परफेक्ट कंपटीशन में टोटल रेवेन्यू किस तरह से होता है। जैसे एक है,
अगर मैंने एक आउटपुट को सेल किया है तो मुझे टोटल रेवेन्यू कितना मिला है, 20 रुपए। ठीक है मैम। अब बच्चों अगर मैं दो को सेल करूं तो मुझे रेवेन्यू कितना मिला है, 20। यहाँ पे प्राइस भी लिख देती हूँ, चलो मैं यहाँ पे प्राइस लिख देती हूँ। प्राइस कितनी हो जाएगी, 20 20 20 20, क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि मैम प्राइस में कोई चेंजेस नहीं होता है, प्राइस एक ही है। ठीक है। अब बच्चों आउटपुट सेल हो रहा है। ठीक है मैम। पहला पेन सेल किया, ये पहले कोई भी यूनिट सेल की, सो मैम हमारा टोटल रेवेन्यू कितना आ गया। अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 40, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 3 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 60, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 80, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 100। तो क्या देख रहे हैं हम मैम, हम देख रहे हैं कि अगर हम प्राइस और क्वांटिटी यानी पी एंड क्यू को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया, टोटल रेवेन्यू आ गया। पर बच्चों अगर हम परफेक्ट कंपटीशन में टोटल रेवेन्यू की बात कर रहे हैं, सो मैम यहाँ पे देखेंगे प्राइस में कोई चेंजेस नहीं हो रहा, प्राइस तो है जैसे का जैसे है। तो हम कहेंगे भाई ये जो टोटल रेवेन्यू में जो चेंजेस हो रहे हैं वो कांस्टेंट हो रहे हैं, वो 2020 से ही क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं। देखो यहाँ पे पहले 20 से 40 था, फिर 40 से 60, फिर 60 से 80 एंड देन 80 से 100। यानी जो चेंजेस होंगे वो कैसे होंगे, टोटल रेवेन्यू बढ़ रहा है, किससे, कांस्टेंट रेट से बढ़ रहा है। सो हमारा यहाँ पे डायग्राम कैसा बन जाएगा टोटल रेवेन्यू का, ये हमारा हो गया 0, ये हमारा हो गया एक्स अक्ष और ये हमारा हो गया वाई अक्ष। एक्स अक्ष पे क्या आ गई मैम, क्वांटिटी आ गई। वाई अक्ष पे क्या आ गया, वाई अक्ष पे आ गई मैम प्राइस, जो कि हमारी क्या है यहाँ पे डिसाइडेड कर रखी है। हम टोटल रेवेन्यू का कर्व बना रहे हैं, सो हमारा टोटल रेवेन्यू का कर्व कैसे बन जाएगा, कुछ इस तरह से बन जाएगा, यानी एकदम सीधा बनेगा यहाँ पे, और कांस्टेंट रेट से बढ़ रहा है बच्चों। देखो यहाँ पे कांस्टेंट रेट से बढ़ रहा है, इसीलिए हमारा टोटल रेवेन्यू का कर्व एकदम क्या होगा, सिमिलर, सीधा बन जाएगा। ठीक है। आगे हम देखेंगे बच्चों, एवरेज रेवेन्यू के बारे में पढ़ेंगे कि एवरेज रेवेन्यू क्या है। सो हमारा एवरेज रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू हमने समझा, अब समझ लेते हैं बच्चों एवरेज रेवेन्यू को। सो एवरेज रेवेन्यू क्या होगा, पर यूनिट अगर हम सोल्ड करेंगे, सो बच्चों पर यूनिट सोल्ड करने से हमें कितना रेवेन्यू मिलेगा, ये हमारा क्या हो गया, एवरेज रेवेन्यू। क्या हो गया, अगर हम देखो एक और मेथड है, अगर हम टोटल रेवेन्यू में जो हमने सेल की है यूनिट को उससे डिवाइड कर देंगे, सो बच्चों जो रेवेन्यू हमें रिसीव होगा वो क्या हो गया, एवरेज रेवेन्यू हो गया। इफ द वैल्यू ऑफ गुड्स सोल्ड इज डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड, इट इज कॉल्ड एवरेज रेवेन्यू। ठीक है बच्चों, हमने जो टोटल, अरे भाई जो हमारा टोटल रेवेन्यू आया था, मान लो हमारा टोटल रेवेन्यू आया था बच्चों 1000 रुपीज। ठीक है, हमारा टोटल रेवेन्यू कितना है, 1000। अब बच्चों हमने यूनिट कितनी सेल की है, मान लो ये पेन ही है, पेन का ही एग्जांपल ले रहे हैं, हमने कितनी यूनिट सेल की है, हमने सेल की है मैम 1000 यूनिट, सॉरी 100 यूनिट। हमने कितनी सेल की है मैम, 100 यूनिट को सेल किया है। ठीक है, तो हमारा एवरेज रेवेन्यू कितना आ जाएगा, यहाँ पे TR बटे Q। तो TR कितना है, 1000 डिवाइडेड बाई 100, सो यहाँ पे कितना आ गया, 10 आ गया। क्या हमने देखा मैम कि भाई जितना हमारा टोटल रेवेन्यू, अगर हम उसको नंबर ऑफ जो यूनिट हमने सेल की है उसको भाग दे देंगे उससे, तो क्या आ जाएगा, हमारे यहाँ पे एवरेज रेवेन्यू आ जाएगा। अब बच्चों जो ये एवरेज रेवेन्यू ये क्या बताता है, एवरेज रेवेन्यू बताता है कि भाई अगर आप एक यूनिट को सेल करोगे तो आपका रेवेन्यू क्या होगा, यही बताता है यार बच्चों, क्या पर यूनिट सेल करने पर आपका कितना रेवेन्यू होगा, ये कैसे पता चलता है बच्चों, एवरेज रेवेन्यू से पता चलता है। ठीक है, कैसे निकालते हैं, फॉर द प्राइस टेकिंग फॉर्म द एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्केट प्राइस। ठीक है, कैसे होगा ये समझेंगे, पहले हम एवरेज रेवेन्यू का फॉर्मूला देख लेते हैं। एवरेज रेवेन्यू कैसे निकालते हैं, टोटल रेवेन्यू अपॉन में नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड। ठीक है, जो टोटल रेवेन्यू आया, टोटल रेवेन्यू कैसे निकालते हैं मैम, P मल्टीप्लाई Q कर देते हैं तो हमारा टोटल रेवेन्यू आ गया। अब इसी एग्जांपल में हम बच्चों यहाँ पे मान के चलते हैं कि हमारा P 10 था और Q कितना था 100। ठीक है, सो हमारा टोटल रेवेन्यू आएगा 1000। अब इसी 1000 को हमें 100 से डिवाइड करना है, सो हमारा एवरेज रेवेन्यू कितना आ गया, 10 आ गया। अब बच्चों समझते हैं। ठीक है, यहाँ पे बच्चों लिखा हुआ है, इसका शॉर्ट फॉर्म में भी हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। एक चीज यहाँ पे कही गई है बच्चों, क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि भाई जो एवरेज रेवेन्यू होता है वो प्राइस के इक्वल होता है। कैसे, जो एवरेज रेवेन्यू होता है वो प्राइस के इक्वल होता है, कैसे। सो मैम हमारा एवरेज रेवेन्यू का जो फॉर्मूला है वो क्या है,
टोटल रेवेन्यू अपॉन में नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड। भाई जो टोटल रेवेन्यू है उसको हमें डिवाइड करना है, जितनी हमने यूनिट यहाँ पे सेल किए, जितने नंबर की, उसको हमें क्या करना है, उससे यहाँ पे डिवाइड करना है। ठीक है मैम। अब इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, हम इसको कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं, ऊपर ही लिख देते हैं, ऊपर ही लिख देते हैं। ठीक है, हम इसको मैम ऐसे भी लिख सकते हैं, और मैं लिख देती हूँ। ठीक है, हम यहाँ पे टी आर की जगह, टी आर लिखने की जगह हम क्या लिखते हैं, टोटल रेवेन्यू लिखने की जगह हम यहाँ पे मैम P मल्टीप्लाई Q भी लिख सकते हैं। P यानी हमारी प्राइस है, Q यानी क्वांटिटी है। ठीक है ना। देखो यहाँ पे हमारा टोटल रेवेन्यू निकालने का फॉर्मूला क्या है, अगर हम प्राइस को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा टोटल रेवेन्यू निकल जाएगा। सो मैम हमने भी यहाँ पे ऐसे ही किया, हमने टोटल रेवेन्यू लिखने की जगह हमने क्या लिख लिया, हमने लिख लिया मैम यहाँ पे P मल्टीप्लाई Q। ठीक है। अब बच्चों नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड, तो ये क्या हो गया, Q ही हो गया। नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड क्या है मैम, हमारा क्वांटिटी ऑफ यूनिट सोल्ड ही हो गया। नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड और क्वांटिटी ऑफ यूनिट सोल्ड एक ही है। सो मैम ये हो गया हमारा Q। ठीक है मैम। अब बच्चों देखना, अब क्या करना है, Q से Q कट गया। ठीक है मैम। अब बच्चों AR इक्वल हो गया है किसके, प्राइस के। क्या देखा हमने, हमने देखा मैम यहाँ पे जितनी यूनिट को हमने सेल किया है और जितनी यूनिट है सेल करने के लिए, उन दोनों को हमने काट दिया। बच गया क्या, प्राइस बच गया, P बच गया, और किस क्या बच गया, AR बच गया। तो हम कहेंगे यहाँ पे AR क्या हो गया, किसके इक्वल हो गया, P के इक्वल हो गया। AR किसके इक्वल होता है, प्राइस के इक्वल होता है। याद रखना बच्चों, AR जो हमारा एवरेज रेवेन्यू किसके इक्वल होगा, प्राइस के इक्वल होगा। ठीक है। और यही चीज एक और याद रखना, यही क्या है बच्चों, हमारा डिमांड कर्व भी होगा। यही क्या होगा, हमारा डिमांड कर्व होगा। यही होगा हमारा क्या, डिमांड कर्व। अब बच्चों यहाँ पे यही लाइन लिखी हुई है, जो प्राइस टेकिंग फर्म है बच्चों, वो उसका क्या होता है, एवरेज रेवेन्यू इक्वल होता है किसके, यहाँ पे मार्केट प्राइस के। और कैसे इक्वल होता है ये भी हमने देख लिया यहाँ पे सॉल्व करके। ठीक है। अब बच्चों इससे रिलेटेड हम लोग एक क्वेश्चन कर लेते हैं। सो मैम आउटपुट दिया हुआ है हमें, ठीक है, यानी सेलिंग यूनिट्स दी हुई है, टोटल रेवेन्यू दिया हुआ है। ठीक है, जिससे कि हमारा क्वेश्चन बहुत इजीली हो जाए। अब मैम अगर हमें AR निकालना है तो कैसे निकालेंगे, सो सिंपल सा है, AR का फॉर्मूला क्या है मैम, हमारा TR डिवाइडेड बाय Q। ये Q है। ठीक है, ये क्या है, Q है। अब हमें अगर AR निकालना है तो TR को डिवाइड कर दो यहाँ पे Q से। सो हम यहाँ पे डिवाइड करते हैं तो यहाँ क्या आ गया, 20 को 1 से डिवाइड करो 20 आ गया, 40 को 2 से डिवाइड करो क्या आ गया, 20 आ गया, 60 को 3 से डिवाइड करो कितना आ गया, 20 आ गया, 80 को डिवाइड करो 4 से 20 आ गया, और 100 को डिवाइड करो 5 से तो क्या आ गया, 20 आ गया। यानी AR क्या है, कांस्टेंट है। AR क्या है, कांस्टेंट है। अगर हम प्राइस भी लिखते हैं ना बच्चों यहाँ पे 20, तो वो उसके इक्वल ही आता। सो हम कहेंगे हमारा जो डिमांड यहाँ पे हमारा जो कर्व है AR का कैसा बनेगा, 0 x अक्ष और y अक्ष, और यहाँ पे क्वांटिटी, यहाँ पे आ गई बच्चों प्राइस। अब प्राइस तो बच्चों एक ही है, प्राइस क्या है, एक ही है, तो हमारा ये प्राइस है। ठीक है, ये क्या हो गई, हमारी प्राइस हो गई, ये हो गई हमारी प्राइस। तो प्राइस इक्वल है किसके, AR के इक्वल है। सो हम कहेंगे मैम क्या देख रहे हैं, अगर हम परफेक्ट कंपटीशन की बात करें तो हमारा AR क्या होगा, इक्वल होगा किसके, प्राइस के। और इसीलिए हमारा जो AR है बच्चों किसके इक्वल चलता रहता है, हमारा जो AR कर्व है वो किसके सिमिलर चलेगा, वो OX के सिमिलर चलेगा। ठीक है, जैसे जैसे देखो OX के सिमिलर चल रहा है ना, OX के सिमिलर क्या होगा, यहाँ पे AR और यहाँ पे प्राइस चलेगा। जो प्राइस जो है बच्चों वो किसके इक्वल होगी, AR के इक्वल होगी। और इसीलिए बच्चों क्या होता है, यहाँ पे हमारा AR कर्व जो होगा क्या होगा, इक्वल होगा OX के। ठीक है, हॉरिजॉन्टल होता है, हॉरिजॉन्टल पैरेलल टू OX होगा। आगे हम पढ़ेंगे बच्चों मार्जिनल रेवेन्यू के बारे में। मार्जिनल रेवेन्यू क्या है, मार्जिनल रेवेन्यू कहता है कि भाई अगर आप एक एक्स्ट्रा यूनिट को सेल करते हो तो आपका टोटल रेवेन्यू में कितना चेंजेस होगा। समझते हैं बच्चों क्या कह रहा है, ये कह रहा है भाई क्या करना है, आपके जो यूनिट जो सोल्ड कर रहे हो, जो आप यूनिट सेल कर रहे हो या सोल्ड कर रहे हो, ठीक है, यहाँ पे आप जो यूनिट सेल कर रहे हो, ठीक है मैम, मान लो भाई हमने क्या करा है, 100 यूनिट सेल किए। 100 यूनिट सेल करने से हमारा जो मैम टोटल रेवेन्यू है वो कितना आया है, मान लो टोटल रेवेन्यू आया है 1000। हमने यूनिट कितनी सेल की है, 100 यूनिट सेल की है। अब मैम टोटल रेवेन्यू कितना आया है हमारा, 1000 यहाँ पे रुपीस का रेवेन्यू आया।
अब मैम मान लो कि भाई 100 यूनिट तो सेल हो ही रही है, चलो एक और यूनिट बढ़ा लेते हैं। अब बच्चों कितनी सेलिंग होगी, अब हमने सेल कर दिया 101। अब बच्चों एक यूनिट की जो प्राइस है, मान के चलते हैं एक यूनिट की जो प्राइस है वो कितनी है, एक यूनिट की जो प्राइस है मैम 10 रुपीज है, तभी तो हमारा 1000 आया। हमने क्या करा, देखो टोटल रेवेन्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, P मल्टीप्लाई Q करते हैं। हाँ मैम, तो हमने इनको और इनको 100 और 10 को क्या करा, मल्टीप्लाई किया, तो हमारे क्या आ गया, टोटल रेवेन्यू आ गया। ठीक है, अब बच्चों हमने एक यूनिट बढ़ा दी। ठीक है मैम, अब हमें कितनी सेल करनी है, हमने सेल करी है 101 यूनिट। ठीक है, अब बच्चों 101 यूनिट सेल करिए तो इसको मल्टीप्लाई तो करना ही पड़ेगा। भाई हमने कोई फ्री में तो सेल नहीं की, हमने पैसों में सेल की है। सो मैम यहाँ पे हमारा P मल्टीप्लाई Q कितना हो गया, 101 मल्टीप्लाई 10। अब बच्चों इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा, टोटल रेवेन्यू हमें रिसीव हो गया मैम कितना, 1010। हमारा टोटल रेवेन्यू कितना आ गया मैम, यहाँ पे 1010 आ गया। यानी कि अगर हम एक यूनिट एक्स्ट्रा सेल करते हैं, देखो यहाँ पे 100 थी और यहाँ पे 101 हो गई। ठीक, एक यूनिट अगर एक्स्ट्रा सेल करते हैं तो हमारा टोटल रेवेन्यू पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है मैम, टोटल रेवेन्यू यहाँ पे क्या था, 1000 था और यहाँ पे 1010 हो गया। यानी एक यूनिट सेल करने से हमारा टोटल रेवेन्यू क्या हो गया, यहाँ से 10 रुपए से बढ़ गया। यही क्या है बच्चों, मार्जिनल रेवेन्यू है कि भाई एक एक्स्ट्रा यूनिट अगर आप सेल करोगे तो आपका टोटल रेवेन्यू पे क्या चेंजेस होंगे, दैट इज मार्जिनल रेवेन्यू। An increase or decrease in total revenue due to increase or decrease of 1 unit of the total quantity of a commodity is called marginal revenue। ठीक है बच्चों, यही डेफिनेशन कही गई है। मार्जिनल रेवेन्यू कैसे निकालते हैं, या तो हम जो दो टोटल रेवेन्यू दिए हुए हैं उनको यहाँ पे क्या करें, उनको माइनस कर दें तो भी मार्जिनल रेवेन्यू निकल जाता है। इसके अलावा बच्चों एक और फॉर्मूला है जिससे हम क्या निकालते हैं, मार्जिनल रेवेन्यू, यानी टोटल रेवेन्यू में जो चेंजेस है, डेल्टा TR क्या बताता है, टोटल रेवेन्यू में जो चेंजेस है उसको डिवाइड करेंगे बच्चों टोटल क्वांटिटी से, तो बच्चों जो हमारा रिजल्ट आएगा वो क्या हो गया, हमारा मार्जिनल रेवेन्यू हो गया। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है बच्चों। अब बच्चों टोटल चेंजेस, जो चेंजेस हुआ है टोटल रेवेन्यू में, अब बताओ इसमें कितना चेंजेस हुआ है टोटल रेवेन्यू में, इन दोनों में अगर हम देखें तो मैम कितना चेंजेस हुआ है। सो मैम हम कहेंगे 10 का, 10 रुपीज का चेंजेस हुआ है। यूनिट का कितना चेंजेस हुआ है, पहले 100 थी अब 101 हो गई, तो कितना चेंजेस हुआ है, 1 का। सो हम कहेंगे यहाँ पे 10 क्या हो गया, हमारा मार्जिनल रेवेन्यू हो गया। 10 क्या हो गया मैम, मार्जिनल रेवेन्यू हो गया, और ये हमने देख लिया। अब बच्चों इसको हम करते हैं कैसे, अब हम टेबल किससे करते हैं। सो मैम हमने क्या देखा, क्या देखे हैं, दो फॉर्मूले देखे हैं, जिसमें पहले फॉर्मूले में हमने देखा कि भाई जो टोटल रेवेन्यू उसको आपस में क्या कर दो, माइनस कर दो, तो भी क्या आ जाएगा, मार्जिनल रेवेन्यू आ जाएगा। या फिर जो टोटल रेवेन्यू में चेंज हुआ है उसको हम डिवाइड कर देंगे किससे, Q से, तो भी क्या आ जाएगा, हमारा मार्जिनल रेवेन्यू। अब बच्चों आउटपुट में कितना चेंजेस हो रहा है, एक एक से ही चेंज हो रहा है। ठीक है, सो यहाँ पे जितना भी चेंज होगा उसको एक से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट हमेशा सेम ही आएगा। सो मैम टोटल रेवेन्यू में कितना चेंज हो रहा है यहाँ से यहाँ में, सो हम कहेंगे ये हमारा मार्जिनल रेवेन्यू। मार्जिनल रेवेन्यू यहाँ पे कितना चेंज हो रहा है, हम कहेंगे 20 से। यहाँ पे कितना चेंज हो रहा है, 20 से। यहाँ पे कितना चेंज हो रहा है मैम, 20 से चेंज हो रहा है, और इसमें कितना चेंज हो रहा है, 20 से। सो हम कहेंगे हमारा जो मार्जिनल रेवेन्यू उसमें भी क्या है मैम, परफेक्ट कंपटीशन में एक कॉन्स्टेंटली क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। ठीक है, एक कॉन्स्टेंट क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। सो हम कहेंगे हमारा जो मार्जिनल रेवेन्यू जो कर्व होगा वो किसके सिमिलर होगा, ये हमारी हो गई प्राइस। तो बच्चों हमारा जो मार्जिनल कर्व होगा, अगर हम परफेक्ट कंपटीशन की हमारा मार्जिनल रेवेन्यू का जो कर्व होगा वो अगर परफेक्ट कंपटीशन की बात करें सो वो हमेशा क्या होता है बच्चों, प्राइस के इक्वल होता है। अब जब प्राइस के इक्वल है हमारा मार्जिनल रेवेन्यू, सो मैम हमारा AR भी क्या होगा, इसी के इक्वल होगा। यानी अगर हम परफेक्ट कंपटीशन की बात करते हैं सो मैम परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस इक्वल होती है MR के, और MR इक्वल होता है AR के, और AR क्या है मैम, AR तो हमारा डिमांड कर्व है। सो मैम सारे ही परफेक्ट कंपटीशन में, क्योंकि जो फर्म होती है वो प्राइस टेकर होती है, अब जब प्राइस टेकर होती है तो एवरेज रेवेन्यू इक्वल होता है प्राइस के, और प्राइस इक्वल होती है किसके, मार्जिनल रेवेन्यू के। और मैम ये हमारा क्या हो गया, मार्जिनल रेवेन्यू का कर्व बन गया, जो किसके पैरेलल चलता रहता है, OX के पैरेलल चलता रहता है, हॉरिजॉन्टल होता है। ठीक है, मार्जिनल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू क्या होते हैं, दोनों ही मैम क्या होते हैं, OX के पैरेलल चलते रहता है, दोनों ही एक ही होते हैं।
ये हमारा हो गया मैम मार्जिनल रेवेन्यू कर्व। अब बच्चों टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू कर्व देख लेते हैं। सो मैम अगर यहाँ पे देखेंगे हमारा जो पिछला डेटा था वही लिया है हमने। हमारे टोटल रेवेन्यू क्या हो रहा है 2020 से चेंजेस हो रहा है। एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू क्या है मैम कांस्टेंट है। अगर हम प्राइस की बात करें, देखो यहाँ पे प्राइस भी ले लेते हैं, ये हमारी प्राइस, तो प्राइस भी कितने से चेंज हो रही है 2020 से ही, हमारा चेंज नहीं हो रही है। प्राइस हमारी क्या है इक्वल है, हमारी क्या है कांस्टेंट है, हमारी प्राइस क्या है मैम कांस्टेंट है। तो हमारे यहाँ पे टोटल रेवेन्यू का कर्व बना लेते हैं पहले, 0 एक्स अक्स और ये वाई अक्स, 0 एक्स अक्स और ये वाई अक्स, ये हमारा टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू क्या हो रहा है मैम कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है। देखो 20, 40, 60, 80 और 100, ठीक है। सो यहाँ पे एक सेकेंड, तो हमारे यहाँ पे क्या होगा, ये हमारा है टोटल रेवेन्यू का कर्व। टोटल रेवेन्यू का कर्व क्या हो रहा है लगातार बढ़ रहा है, ठीक है ये वाला। अब मैम AR और MR क्या है दोनों ही इक्वल है। सो MR और AR क्या होगी इक्वल हो गई। जीरो एक्स अक्स ये वाई अक्स, और ये इक्वल हो गया हमारे किसके, ये हमारी क्वांटिटी हो गई, ये हमारी हो गई प्राइस, ठीक है मैम। अब ये P इक्वल हो गया किसके AR के, और AR हो गया हमारे MR के, ठीक है। यहाँ देखो AR 20 है, MR 20 है, प्राइस कितनी है 20 है। सो मैम हमारा जो है यहाँ पे AR और MR जो कर्व है मैम क्या हो गया, यहाँ पे MR और AR कर्व दोनों ही इक्वल हो गए किसके, OX के पैरेलल से हो गए, और वही इक्वल हो गया हमारी प्राइस के। सो मैम हमने TR, AR और MR जो परफेक्ट कंपटीशन में होता है ये हमने सीख लिया, ठीक है बच्चों। सो अगर हम देखें तो हमारा डायग्राम कुछ इस तरह से बनता है। परफेक्ट कंपटीशन में AR और MR पैरेलल होता है OX के, ठीक है। और यहाँ पे मैम TR जो है वो कंटिन्यूसली बढ़ता रहता है, ठीक है, ना ही कम होता है ना ही ज्यादा होता है, कंटिन्यूसली बढ़ता रहता है। ओके बच्चों पार्टी, सो आज हमने क्या देखा, आज हमने देखा है कि मैम परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है, परफेक्ट कंपटीशन के फीचर्स क्या क्या है, रेवेन्यू कैसे जनरेट होता है, या रेवेन्यू AR और MR और TR क्या है। उसी के साथ साथ हमने इसके कर्व्स भी देखे, और मैम हमने देखा है, और मैम हमने देखा है कि प्राइस डिटर्मिनेशन कैसे होता है हमारे परफेक्ट कंपटीशन में। अब बच्चों इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। सो व्हाट इज द शेप ऑफ द डिमांड कर्व फेस्ड बाय अ फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन। सो बच्चों क्वेश्चन कह रहा है कि भाई डिमांड कर्व कैसा होता है परफेक्ट कंपटीशन में। वर्टिकल होता है, हॉरिजॉन्टल होता है, पॉजिटिव स्लोप होता है और नेगेटिव स्लोप होता है। तो मैंने क्या कहा है बच्चों, मैंने कहा है AR इक्वल होता है क्या, AR बराबर क्या होता है हमारा डिमांड कर्व होता है। सो बच्चों अगर हम AR के बारे में जानते हैं तो AR क्या हो गया हमारा OX के पैरेलल चलता रहता है। अब जब OX के पैरेलल चलता है तो क्या हो गया हॉरिजॉन्टल हो गया, तो B इज अ राइट आंसर। राइट आंसर क्या हो गया बच्चों हमारा B हो गया। B हमारा राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। Which one of the following equation is not characterized of the price taker? प्राइस टेकर की कौन सी भाई इसमें से कौन सा इक्वेशन फॉलो नहीं करता है। पहला कह रहा है TR इक्वल है P एंड Q के, AR इक्वल है प्राइस के, और अगला है मैम नेगेटिवली स्लोप डिमांड कर्व है, और मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल है प्राइस के। सो मैम इसमें से भाई प्राइस टेकर जो फर्म होती है वो कौन सा फॉलो नहीं करती है। TR बिल्कुल होता है मैम P और Q के, जो AR होता है वो इक्वल होता है प्राइस के, ठीक है मैम। मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल होता है मैम प्राइस के, बिल्कुल सही है। नेगेटिवली स्लोप डिमांड कर्व नहीं होता है मैम। अगर हम कहेंगे हमारा डिमांड कैसा होता है OX के पैरेलल चलता रहता है, AR ही तो हमारा डिमांड कर्व है। सो मैम हमारा OX के पैरेलल चलता रहता है, तो हम कहेंगे कि यहाँ पे मैम हमारा करेक्ट आंसर कौन सा है कि भाई कौन सा नहीं है। सो हम कहेंगे C इज अ राइट आंसर, नेगेटिव नहीं होता है हमारा डिमांड कर्व। अगला क्वेश्चन है Which of the following option is not a condition of perfect competition? भाई इसमें से कौन से perfect competition की कंडीशन नहीं है। पहला है a large number of firm, बिल्कुल है मैम। perfect mobility of factor, बिल्कुल है। informative advertising to ensure that the consumer have good information, अगला है मैम फ्रीडम ऑफ द एंट्री एंड एग्जिट इनटू एंड आउट ऑफ द मार्केट, बिल्कुल है। सो मैम इसमें से कौन सा नहीं है, ठीक है, नहीं है, कंडीशन नहीं है। सो हम यहाँ कहेंगे मैम एडवर्टीजमेंट से रिलेटेड तो हमने कुछ पढ़ा ही नहीं, तो हम कहेंगे भाई एडवर्टीजमेंट जैसा कुछ भी नहीं पाया जाता है कहाँ परफेक्ट कंपटीशन में। सो यहाँ पे
informative advertisement to ensure that the consumer have good information, ऐसा कुछ हमने नहीं पाया जाता है, तो हम कहेंगे ये वाली कंडीशन नहीं है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अंडर परफेक्ट कंपटीशन अ फर्म इज, फर्म कैसी रहती है अंडर परफेक्ट कंपटीशन? प्राइस मेकर नॉट प्राइस टेकर, प्राइस टेकर नॉट प्राइस मेकर, neither price maker और non price taker और none of these। तो बच्चों अगर हम परफेक्ट कंपटीशन की बात करें तो इंडस्ट्री क्या होती है? प्राइस मेकर होती है, और फर्म क्या होती है? प्राइस टेकर होती है। सो हम कहेंगे भाई इंडस्ट्री फर्म क्या होगी यहाँ पे? प्राइस टेकर होती है, ना कि प्राइस मेकर होती है। ठीक है, सो बी इज द राइट आंसर। ओके बच्चों पार्टी, सो आज के सेशन में हमने पढ़ा है कि परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है, परफेक्ट कंपटीशन किस तरह से हम उनको देखते हैं, परफेक्ट कंपटीशन के फीचर्स क्या क्या हैं, और मैम हमने देखा कि परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस का डिटर्मिनेशन कैसा होता है, इंडस्ट्री क्या है, फर्म क्या है, रेवेन्यू कैसे जनरेट करती है, और उनसे रिलेटेड हमने कुछ क्वेश्चन देखे। आई होप सो बच्चों आपको ये जो है सेशन पसंद आया होगा। थैंक यू।